वंदन। समस्त राज्य कारखानी बहनों को भी मेरा हृदय से नमन वंदन और समस्त बहनें जिला प्रभारी तहसील प्रभारियों को भी मेरा हृदय से नमन वंदन और यहाँ पर उपस्थित सभी साधकों को मेरा हृदय नमन वंदन। आज सारे लोग जुड़े हुए हैं। शायद आज का विषय मुझे लगता है बड़ी दीदी ये विनीता दीदी जी ही लेंगी, शायद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पता नहीं है। दीदी आपका ये सब जी हाँ, तो विनीता दीदी तो हर समय तैयार रहती है। दीदी को तो मैं क्या बताऊं बीमार हो अच्छी हो और शुरू में कोई भी कह दे ये आपको क्लास लेना है तो तैयार हर समय रहती है। दीदी को मेरा हृदय से नमन वंदन और सभी को बड़े प्यार से सब कुछ समझाती रहती है। बहुत 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 मेरी तो बहुत बहुत मैं भी इन्हीं के सानिध्य में रहना चाहती हूँ। हमेशा इन लोग का सानिध्य मिला रहे और प्रेरणा मिलती रहे। ओम दीदी आपको मंच और माइक बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन उर्मिला गुप्ता जी का, जो एटा जिला की जिला प्रभारी भी है। सभी लोग सीधे बैठ जाएंगे। 3 बार मेरे साथ ही लंबा गहरा सांस भरते हुए आंखें बंद, मेरुदंड सीधा, ध्यान आज्ञा चक्र में और ध्यान मुद्रा लगाते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। सह तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय वंदनीय महाराज श्री श्रद्धेय आचार्य श्री जी की शुभ उपस्थिति को नमन करते हुए आदरणीय मुख्य केंद्र प्रभारी साध्वी डॉक्टर देवप्रिया दीदी जी को हृदय से नमन वंदन। पूजनीय साध्वी देव अदिति दीदी जी को भी हृदय से नमन वंदन। हमारे राज्य प्रभारी आदरणीय दीदी जी को भी मैं हृदय से नमन वंदन करती हूँ। सभी जिला कार्यकारिणी के बहनों को भी हृदय से नमन वंदन। सभी जिला प्रभारी एवं जिला कार्यकारिणी की बहनें, सक्रिय एवं जिला वार्डों से जितनी हमारी बहनें जुड़ी हुई हैं उन सबको भी मेरा हृदय से नमन वंदन। और इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से जुड़े हुए सभी साधक भाई बहनों को भी मेरा ओम। जैसा कि आपको सूचना ग्रुप में डाल दी गई थी कि आपका जो लिखित पेपर होगा 19 और 20 तारीख आपकी छुट्टी रहेगी। 21 तारीख की मॉर्निंग में समय से जो हमारा शिविर शुरू होता है 5:30 बजे से आपकी लिखित परीक्षा आपकी होगी। तो उस लिखित परीक्षा में किस टाइप से प्रश्न आएंगे, क्योंकि जो भी आपने पढ़ा है उसी के अंदर से किस टाइप से आएंगे। ये नहीं कि जो मैं बता रही हूँ और आप घसीटा मार के लिखते जाओ या फिर पूछो और लिखवा दो बहन जी हमारा रह गया था। किस टाइप से प्रश्न आएंगे वो आपको उसकी आपको जानकारी दी जा रही है। ठीक है, आप लिखना चाहते हैं तो अब जैसे मैं बोलती जाऊंगी तो आप जितना जल्दी लिख सकते हैं। जैसे कॉलेज में हम लोग जाते हैं ना, जो लेक्चर देते हैं तो अपने नोट्स बनाते हैं ना जल्दी जल्दी लिखते हुए, ऐसा जल्दी जल्दी लिख लीजिएगा। क्योंकि मैं काफी जगह से प्रश्न मैंने बनाए हैं और मैं कहाँ से आपको बताती हूँ। तो आप जैसे दोबारा पूछोगे बहन जी ये वाला बता दो तो हो सकता है कि मैं बता पाऊँ एकदम से। ठीक है, चलिए छोटा सा भजन गा लेते हैं भगवान का ध्यान करते हुए। ठीक है, और भी जुड़ जाएंगे जब तक हमारे भाई बहन। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वरी तेरा, किसी ने है परमेश्वरी तेरा, अंत कभी ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा,
कौन कहे तेरी माया। अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है। अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है। सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर। गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर। ऋषियों ने फरमाया कौन कहे तेरी महिमा। कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वरी तेरा अंत कभी ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा। कौन कहे तेरी माया। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में है। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में है। सभी समुंदर सभी किनारे भी तुझ में है। सभी समुंदर सभी किनारे भी तुझ में है। सृष्टि के अंदर बाहर। सृष्टि के अंदर बाहर तू एक समान समाया। कौन कहे तेरी महिमा। कौन कहे तेरी माया। कौन कहे तेरी महिमा। कौन कहे तेरी माया। तुझको ढूंढा रातों में और दिन में भी ढूंढा है। तुझको ढूंढा रात में और दिन में भी ढूंढा है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में ढूंढा है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में ढूंढा है। थके पथिक सब ढूंढ ढूंढ कर। थके पथिक सब ढूंढ ढूंढ कर कहीं नजर न आया। कौन कहे तेरी महिमा। कौन कहे तेरी माया। कौन कहे तेरी महिमा। कौन कहे तेरी माया। किसी ने ही परमेश्वरी तेरा। किसी ने ही परमेश्वरी तेरा अंत कभी ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा। कौन कहे तेरी माया। बोलो सत सनातन धर्म की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। मातरम। चलिए भगवान का नाम लेते हुए अब आज के हम अपने प्रश्नोत्तर के जो प्रश्न है किस टाइप से प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में, किस टाइप से पूछे जाएंगे, तो वो आपको मैं बता रही हूँ। ठीक है, इस टाइप से आएंगे। देखिए आपका 1 घंटे का पेपर होगा, 1 से 1.5 घंटे का, या आपका जितनी भी जल्दी आप कर लें। और अगर रह भी जाता है तो ऐसा नहीं कि वहां से लिंक बंद कर देंगे, लिंक खुला रहेगा। आप पूरा पेपर करिए, 1 से 1.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। और सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे, 1-1 नंबर के प्रश्न होंगे, हो सकता है कोई 2 नंबर के भी प्रश्न हो, और बहुविकल्प के प्रश्न होंगे। ठीक है, तो जो भी आपसे पूछे जाएंगे उसमें किसी में 3, किसी में 4 इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। और उसके अंदर जो 3 या 4 खंड होंगे ना, ABCD या 1 2 3 4 इस तरह से, तो उसमें जो सही आंसर होगा वो भी होगा। तो आपको जो सही आंसर लगे उस पे आपको निशान लगा देना सही का, यानी कि आप ऑनलाइन देंगे तो उस पर आपको प्रेस कर देना है। ठीक, चलिए जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि भगवत गीता में कितने श्लोक हैं, तो भगवत गीता में कई सारे ऑप्शन होंगे, 703 है, 702 है, 800 है, कितने हैं, लेकिन सही आंसर होगा 700। अब मैं आपको जो सही आंसर होगा वो ही केवल बताती जाऊंगी। शुरू में मैंने आपको बताया था इस तरीके से काका गागा या 1 2 3 4 इस तरीके से खंड होंगे, तो उसमें से एक सही आंसर आपके उसमें होगा, निहित होगा, वो तो पक्की बात है। ठीक है, तो भगवत गीता में हमारे कितने श्लोक है, 700 श्लोक है। किस पाद में क्लेशों को दूर करने के उपायों का वर्णन है,
आपने योग दर्शन में पढ़े हैं, 2 पाद आपको पढ़ाए गए थे, साधन पाद और समाधि पाद। तो इसमें चारों पाद लिखे हुए आएंगे। तो इसमें क्लेशों को दूर करने के उपाय किसमें है? साधन पाद। ठीक है, ये सही आंसर होगा। सांख्य दर्शन किस विधा का शास्त्र है? सांख्य दर्शन, तो इसमें कई सारे होंगे, योग विद्या है, प्राणायाम विद्या है, ईश्वर प्रणिधान है, और सही आंसर होगा इसका मोक्ष विद्या, मोक्ष विधा। ठीक है, प्रश्न आपका इस तरह से भी आ सकता है, जो भक्त धन की कामना से भक्ति करते हैं उसे कहते हैं, उसे यथार्थी, सत्यार्थी, अर्थार्थी, क्या कहते हैं उसको? स्वार्थी, जो धन की कामना से करते हैं। ठीक है, जो हमें सत्य का दर्शन कराता है, सत्य की ओर ले जाता है, वह कौन सा दर्शन है? वो है षड दर्शन, जो कि आपको षड दर्शन 6 आपको पढ़ाए गए हैं दर्शन, जिसके बारे में आपको सब जानकारी दी गई थी, पढ़ाया गया था। हर्निया के रोगी को कौन सा आसन नहीं करना चाहिए? जिसको हर्निया है उस व्यक्ति को कौन सा आसन नहीं करना चाहिए? उसको धनुरासन नहीं करना चाहिए। ठीक है, हठ योग के आदि प्रणेता कौन है? तो हठ योग के आदि प्रणेता शिव है। कई सारे ऑप्शन होंगे इसमें, भगवान के नाम ही होंगे सब, हो सकता है कुछ अलग से भी दे दे। तो हठ योग के आदि प्रणेता भगवान शिव है। पतंजलि के कुल कितने संगठन हैं जो सेवा कार्य करते हैं? ठीक है ना, तो पतंजलि के 7 है, 7 संगठन है। उस दिन हमने ये चैप्टर आपको पढ़ाया था, तो उसमें 5 हमारे संगठन, एक हमरो स्वाभिमान और एक उन्होंने जिला सोशल मीडिया प्रभारी का एक पद दिया गया है, वो भी बनाया संगठन, तो 7 है। तो पतंजलि में कुल कितने संगठन कार्य कर रहे हैं? 7। क्या आप यह प्रशिक्षण मात्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं? तो कई सारे ऑप्शन होंगे, उसमें एक ये भी होगा, आजीविका व सेवा दोनों की दृष्टि से। तो ये सही आंसर है। भाई किसी को अगर अपना इंस्टीट्यूट खोलना है, पैसे की कमी है, जो योग करके कराना चाहता है, भाई हम लोग तो जैसे निःशुल्क करते हैं, आप लोगों में से बहुत से ऐसे होंगे जो निःशुल्क अपनी सेवा देंगे। लेकिन अगर कोई एक वो अपनी निःशुल्क कक्षा लगाएंगे और उसके बाद फिर वो अपनी जीविका चलाने के लिए भी, तो जीविका और सेवा दोनों की दृष्टि से ये हम प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं। सभी को शारीरिक व्यायाम कम से कम कितने समय तक अवश्य करना चाहिए? शारीरिक व्यायाम जो हम जॉगिंग के करते हैं ना, शारीरिक व्यायाम जो करते हैं, वो 10 मिनट है, 5 मिनट है, 20 मिनट है या 50 मिनट है। तो कम से कम, इतना समय नहीं होता किसी का, 10 मिनट सबको करना चाहिए। अभी होता है कि क्लेश कितने हैं, ये आपको बताया था, क्लेश कितने हैं, पढ़ाया गया था ये भी, ये तो मैंने भी आपको पढ़ाया था और दीदियों ने भी आपको पढ़ाया है। तो पंच क्लेश है, और इस तरीके से भी आ जाता है। पंच क्लेश कौन कौन से हैं आप सब लोगों ने लिखा भी होगा, आपके कॉपी में हमने लिखवाया भी था, और अब जिन बहन ने लिया था उन्होंने भी उन्होंने लिया था, डॉक्टर शिप्राराम दीदी ने। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये हमारे पंच क्लेश है। तो इसमें से और भी मिला सकते हैं, ये क्लेशों में कुछ और भी मिला के दे सकते हैं, तो वो आपको छांटने पड़ सकते हैं कि इसमें से पंच क्लेश छांटिए कौन कौन से हैं, तो उसी पे आप प्रेस करते चले जाएंगे। ठीक है, वो चाहे 5 आए, चाहे 3 आए या 2 आए, कितने भी होगी, इसमें से क्लेश कौन से हैं तो वो आप छांटेंगे उसमें से, तो उसमें आप प्रेस करते जाएंगे। ठीक है, अब है पंच कोश कितने हैं, मतलब देह में स्थित कोश कितने हैं? तो देह में स्थित पंच कोश है। तो पंच कोश भी आपको कितने अच्छे तरीके से समझाया था। अन्नमय कोश है, मनोमय कोश है, प्राणमय कोश है, विज्ञानमय कोश है और अन्नमय कोश है। तो ये हमारे कितने कोश हैं? 5 कोश है, पंच कोश, देह में स्थित पंच कोश है। और ये हमारा शरीर कितने महाभूतों से मिलकर बना है? ये हमारा 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये भी छांटने के लिए आ सकता है कि अग्नि है, वायु है, आकाश है, पृथ्वी है और जल है, ये हमारे पंच महाभूत है। तो पंच प्राण कौन से हैं? पंच प्राण में हमारे आते प्राण कितने हैं? तो पंच प्राण है, तो इसमें प्राण है, अपान है, उदान है, समान है और व्यान है। आधा व और यान सब आपने लिखा होगा, पंच प्राण। तो ये भी मतलब, और उपप्राण, तो उपप्राण भी हमारे 5 हैं। तो उपप्राण कौन से हैं? देवदत्त है, नाग है, कृकल है, कूर्म है और धनंजय है। ये हमारे प्राण, पहले प्राण हो गए हमारे, प्राण, उपान, उदान ये सब, और ये उपप्राण हो गए। तो प्राण और उपप्राणों को
मिला के भी दे सकते हैं कि इसमें कौन से प्राण है और कौन से उपप्राण है, किसी भी तरीके से आपको मिला के दे सकते हैं। तो ये आपको देखिए, ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये सब आपने पढ़ा है ना, ये सभी आपने पढ़ा है, कहीं अलग से तो कुछ आएगा नहीं। तो इसमें ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आपको 2 दिन का समय मिल रहा है, तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिए, बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। पतंजलि योग पीठ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो हरिद्वार में। ये हरिद्वार और ये तुम्हारा सहारनपुर और ये तुम्हारा कोटद्वार, कुछ भी दे सकते हैं। तो हमारा जो है ये पतंजलि योग पीठ का जो मुख्यालय है वो है बुलंदशहर में। कहाँ है? बुलंदशहर। थायराइड के लिए मुख्य आसन कौन सा है? थायराइड के लिए मुख्य आसन सर्वांग आसन। इसमें कई सारे दिए होंगे, धनुरासन है, वक्रासन है, गोमुखासन है, या कुछ और भी कितने सारे आसन है हमारे, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन सही आंसर होगा सर्वांग आसन। असाध्य रोगों में कपालभाति प्राणायाम कितनी देर तक करना चाहिए? देखिए, ये भी मैंने भी आपको उस दिन भी बताया था और सभी लोगों ने भी बताया है। तो असाध्य रोगों में वो उसमें आपको समय देंगे, जो सबसे ज्यादा समय होगा उतनी देर तक करना चाहिए असाध्य रोगों में। वो 1 घंटा भी दे सकते हैं, 20 मिनट भी दे सकते हैं, 30 मिनट भी दे सकते हैं, या आप 10 मिनट भी दे सकते हैं। तो असाध्य रोगों में कम से कम आधे घंटे से बढ़ा के अगर 1 घंटा उसमें है तो 1 घंटे तक हम कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। निम्न में से मोटापे के लिए कौन सा आसन है? यह आप सबसे आज पूछा भी होगा, हमने भी अपने उसमें कराया था, आज जो प्रैक्टिकल लिया है। निम्न में से मोटापे के लिए कौन सा आसन है? उसमें दे रखे होंगे कई सारे आपको लिए ऑप्शन। तो पाद वृत्तासन, जैसे ग्रीवासन दिया होगा, शीर्षासन दिया होगा, मंडूकासन दिया होगा और पाद वृत्तासन भी दिया होगा। तो उसमें आपको बदल के किसी भी तरीके से, ये नहीं कि पाद वृत्तासन ही आए, द्विचक्रिकासन भी दे सकते हैं, त्रिकटाड़ासन भी दे सकते हैं, मोटापे के लिए कुछ भी आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इसमें पाद वृत्तासन मोटापे के लिए हमारा आसन है। दंड बैठक कितने प्रकार के होते हैं? दंड बैठक, उसमें हमारे 12 दंड होते हैं और 8 बैठक होती है। ठीक, सही आंसर है हमारा 12 दंड और 8 बैठक। कौन से आसन को आसनों का राजा कहा जाता है? कौन से आसन को आसनों का राजा कहा जाता है? शीर्षासन, ये सही आंसर होगा। ठीक है, प्रतिदिन कितने आसन व सूक्ष्म व्यायाम करने चाहिए? कई सारे इसमें ऑप्शन दे रखे होंगे, तो हमें 12 आसन और 8 सूक्ष्म व्यायाम तो जरूर ही करने चाहिए। ठीक है, ज्ञानेंद्रियां व कर्मेंद्रियां कितनी होती है? तो ज्ञानेंद्रियां भी 5 होती है और कर्मेंद्रियां भी 5 होती है। तो ये मिला के भी दे सकते हैं, इसमें से छाट के कितने सूक्ष्म आसन करने चाहिए बता दीजिए। ये मैंने देखिए, ये आप सुनते जाइए। मैम अभी तो लास्ट में बोला था आपने, प्रतिदिन कितने आसन व सूक्ष्म व्यायाम करने चाहिए? 12 आसन और 8 सूक्ष्म व्यायाम, इतने तो हमें जरूरी करने हैं। ठीक है, और ज्ञानेंद्रियां व कर्मेंद्रियां कितनी होती है? ये 5-5 होती है। 5 ही ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ही कर्मेंद्रियां हैं, ये सब आपके पास लिखी हुई है। तो इसमें से छाट के भी मिला के भी दे सकते हैं कि इसमें वो कर्मेंद्रियां भी पूछ सकते हैं और ज्ञानेंद्रियां भी पूछ सकते हैं मिला के देने के बाद भी। ठीक है, ये आपके उसके पेपर के ऊपर होगा किस तरीके से वो पूछ रहे हैं। महिलाओं को गर्भावस्था में कौन कौन से प्राणायाम नहीं करने चाहिए? तो कपालभाति, अग्निसार, बाह्य प्राणायाम या उपर्युक्त सभी? तो इसमें उपर्युक्त सभी प्राणायाम नहीं करने हैं। ठीक है, सूर्य भेदी प्राणायाम है। सूर्य भेदी प्राणायाम है, कौन सा है सूर्य भेदी प्राणायाम? बाई नाक से सांस लेना, दाई से छोड़ना, दाई नाक से सांस लेना, बाई से छोड़ना, बाई नाक से सांस लेना, बाई नाक से ही छोड़ना, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो है भाई इसमें से एक आंसर सही। तो इसमें सही आंसर कौन सा है हमारा? दाई नाक से सांस लेना और बाई नाक से सांस को छोड़ना, ये सूर्य भेदी। अभी आपको कल कराया था कि परसों कराया था? ठीक है ना, सूर्य भेदी प्राणायाम वगैरह सब। चलिए, लौकी का जूस किस बीमारी के लिए लाभकारी है? तो
तो लौकी का जूस कई सारे होंगे, कमर दर्द है, आंखों के रोग है, और भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुछ भी हो सकता है। तो हृदय रोग एवं उच्च रक्तचाप में लौकी का जूस लाभकारी है। ठीक है। इसके बाद पूछ सकते हैं कि जोड़ों के दर्द में किस माध्यम से लाभ होता है। जो जोड़ों के दर्द होते हैं ना, उसमें किस माध्यम से लाभ होता है कि प्रतिदिन हल्दी, मेथी, सौंठ की समान मात्रा में प्रयोग करने से, या प्रतिदिन लहसुन की 1 से 3 कली लेने से, या सूक्ष्म व्यायाम करने से, उपर्युक्त सभी। तो इसमें उपर्युक्त सभी आंसर आपका सही होगा। भोजन करने के उपरांत कितने समय के बाद पानी पीना चाहिए? तो कम से कम उसमें आपके ऑप्शन के ऊपर है कैसे पूछ रहे हैं। तो ये कम से कम 30 मिनट के बाद, यानी कि आधे घंटे के बाद पानी पीना चाहिए। स्वदेशी का दर्शन क्या है? स्वदेशी का दर्शन क्या है? जो सामान देश में बनता हो, देश का पैसा विदेश में नहीं जाता है, जिससे स्वदेशी लोगों, स्वदेशी उद्योगों को शक्ति मिलती है, उपर्युक्त सभी। तो इसमें भी उपर्युक्त सही है, उपर्युक्त सभी आंसर सही होगा, क्योंकि हमारा सामान देश में बन रहा है, हमारा सामान जो है देश का पैसा, क्योंकि हमारे देश में सामान बन रहा है तो हमारे देश का पैसा हमारे ही देश में है, क्योंकि हमारे देश में सामान तो अपने सामान हम लोग खरीदेंगे, और इससे हमारे स्वदेशी उद्योगों को शक्ति भी मिलती है, इसलिए है ना, इसलिए उपर्युक्त सभी। असाध्य रोगों में अनुलोम विलोम प्राणायाम कितनी देर करना चाहिए? तो इसमें भी यही है कि 1 से 2 घंटे। असाध्य रोग जैसे कैंसर है ना, कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम 1 से 2 घंटे तक अवश्य करें उसमें, असाध्य रोग में। ईड़ा नाड़ी किस नदी का द्योतक है? ईड़ा नाड़ी, तो ईड़ा नाड़ी हमारी गंगा नदी का द्योतक है, गंगा। नवदा भक्ति, नवदा भक्ति भी आपको पढ़ाया था, ये पता नहीं आपको अभी शायद उसी चौपाई मेरे ख्याल से तैयार नहीं हुई होंगी, तो तैयार शायद नहीं पढ़ाई, मेरे ख्याल से शायद चौपाइयां रह गई थी। नवदा भक्ति कहूं तो ही पाई, सावधान सुन धरु माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। उपयुक्त कथन किस महान आत्मा ने कही है? नवदा भक्ति में है ये, है ना। उपयुक्त कथन किस महान आत्मा ने कही है? तो ये तुलसीदास जी ने। इसमें कबीर दास होंगे, सूरदास होंगे, रविदास होंगे, और भी नाम आ सकते हैं, तो तुलसीदास के है ये। ठीक है। षट कर्म कितने हैं? षट कर्म हमारे कितने हैं? 6 हैं। षट कर्म 6 हैं। तो इसमें से कहीं भी आपको मिला मिलू के बस्ती में, इसमें किसी में मिला के आपको दे सकते हैं। तो हमारे 6 कौन से षट कर्म है? धोती है, नेति है, बस्ती है, त्राटक है, नौली है, और कपाल भाती। ये हमारे षट कर्म है। लिखने नहीं है, ये मिला के ये 6 दे सकते हैं कि ये क्या है, तो ये षट कर्म है। और भी कुछ दे सकते हैं मिला मिलू के, जैसे भी होगा, जैसे भी आपका प्रश्न बनता है। ठीक है। इसके बाद बादलों को देखकर, ये आपको पढ़ाया गया था योग दर्शन में, बादलों को देखकर वर्षा का अंदाज लगाना कौन सी वृत्ति है? प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, आगम प्रमाण है, या विकल्प प्रमाण वृत्ति है? तो बादल को देख के कौन सी वृत्ति का अनुमान लगा सकते हैं? अनुमान प्रमाण। ये हमारा सही आंसर होगा, अनुमान प्रमाण। न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है? न्याय दर्शन के प्रणेता है हमारे महर्षि गौतम। कई सारे महर्षियों के नाम आएंगे लिखे हुए, बहुत से तो महर्षि वाल्मीकि जी लिख देंगे तो वो आपका गलत हो जाएगा। अगर न्याय दर्शन के प्रणेता महर्षि वाल्मीकि जी लिख दिया तो गलत हो जाएगा। महर्षि पतंजलि लिख देंगे तो भी गलत हो जाएगा। तो न्याय दर्शन के प्रणेता है हमारे महर्षि गौतम जी। प्रकृति को क्या कहते हैं? मौसम है, वातावरण है, माया है, या सृष्टि है? तो सृष्टि हमारा सही आंसर होगा। इसमें भी प्रकृति को बहुत से लोग वातावरण या मौसम लिख देते हैं, तो इसमें सृष्टि हमारा सही आंसर होगा। योग के आदि प्रवक्ता कौन है? योग के आदि प्रवक्ता कौन है? बताइए, पढ़ा है ना आपने? योग के आदि प्रवक्ता हमारे महर्षि पतंजलि हैं। ठीक है। पाचन क्रिया का काम कौन सी प्राणवायु करती है? तो समान वायु पाचन क्रिया में हमारी काम करती है। ठीक है। सप्त धातुएं कौन से कोश में आती हैं? सप्त धातुएं कौन से कोश में आती हैं?
तो ये अन्नमय कोश में आती है। ठीक है, सप्त धातु। और सप्त धातु है, कोश है, मिला मिलू के भी दे सकते हैं कि इसमें ये क्या है, ये क्या है, तो सारे आप याद करिएगा। कौन सा प्राणायाम सूक्ष्म शरीर पर सर्वाधिक प्रभाव डालता है? कौन सा प्राणायाम सूक्ष्म शरीर पर सर्वाधिक प्रभाव डालता है? कपाल भाती। ये सही आंसर होगा, कपाल भाती। निम्नलिखित में से कौन सी चित्त की वृत्ति नहीं है? उसमें से कई आपको दे रखा होगा, है ना। तो इसमें विवेक, चित्त की वृत्ति नहीं है, विवेक। इसमें निद्रा भी आ जाएगा, विकल्प भी आएगा, प्रमाण भी आएगा, किस तरीके से वो देते हैं विवेक। तो इसमें अगर तो विवेक हमारी चित्त की वृत्ति नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता किसने लिखी? विश्वामित्र जी ने लिखी, या वेद व्यास जी ने लिखी, वाल्मीकि जी ने लिखी, या श्री कृष्ण जी ने लिखी? तो ये वेद व्यास जी ने लिखी है। श्री कृष्ण जी ने तो क्या करा है, उसको कहा है कुरुक्षेत्र में। समाधि का बीज मंत्र क्या है? ध्यान। ये सही आंसर है, समाधि का बीज मंत्र ध्यान। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य किसके आधार स्तंभ हैं? योग के। ठीक है। हठ योग का अर्थ निम्न में से क्या है? सूर्य नाड़ी व चंद्र नाड़ी के मिलन के लिए किए जाने वाला योग, है ना। ये तो होता है बलपूर्वक किए जाने वाला, बलपूर्वक किए जाने वाला कार्य, बलपूर्वक दूसरों से करवाया जाने वाला कार्य। लोग भाई ये सोचते हैं ना कि हठ योग जबरदस्ती कराने वाला, ये नहीं है। इसका मतलब सूर्य नाड़ी व चंद्र नाड़ी के मिलन के लिए किया जाने वाला योग हठ योग कहलाता है। योगी का आहार कैसा होना चाहिए? योगी का आहार हितभुक, ऋतुभुक, मितभुक या उपर्युक्त सभी। तो ये उपर्युक्त सभी आएगा इसमें। तो उसको अपने हितभुक अपने हिसाब से खाना चाहिए, मौसम के हिसाब से खाना चाहिए और कम खाना चाहिए, तो इसलिए उपर्युक्त सभी। बासी व ठंडा भोजन कैसा होता है? तामसिक। ये सही आंसर होगा। मोटापा, कैंसर, बीपी, शुगर आदि खतरनाक बीमारियों के होने का मुख्य कारण कैसा आहार है? तामसिक आहार। ये सही आंसर होगा। आसन करते समय निम्न में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आसन किसी गुरु की देखरेख में करें, आसन तभी करें जब बहुत थकान हो, आसन करते हुए लंबे समय तक एक ही स्थिति में बने रहें, या आसन तभी करें जब कोई शल्य चिकित्सा हुई हो। अगर शल्य चिकित्सा हुई होगी तो और टूट ही जाएगी हड्डी पसली। तो आसन में करते समय किस बात का ध्यान रखें कि आसन हम किसी गुरु की देख रेख में ही करें। ये हमारा सही आंसर होगा। उच्च रक्तचाप में कौन सा प्राणायाम नहीं करना चाहिए? ये भी आ सकता है। भस्त्रिका है, कपाल भाती है, अग्निसार क्रिया है, उपर्युक्त सभी है। अगर रक्तचाप है, देखिए भस्त्रिका भी आप कर सकते हैं, कपाल भाती भी धीरे धीरे कर सकते हैं, लेकिन इसमें अग्निसार क्रिया नहीं करनी है अगर किसी को बीपी हाई रहता है तो। मिर्गी के दौरे से परेशान व्यक्ति को कौन सा प्राणायाम नहीं करना चाहिए? जिसको मिर्गी के दौरे आते हैं ना, तो उसको मुच्छा प्राणायाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या है कि ध्यान अवस्था में आप बैठते हैं और ऊपर को मुंह आप करते हैं, आंखें बंद करते हैं, सिर पीछे की ओर ले जाते हैं, फिर आंख खोलते हैं, फिर अंतः कुंभक लगाते हैं, फिर वापस आंखें बंद करते हुए धीरे धीरे फिर वापस आते हैं, सांस छोड़ते हैं। तो मुच्छा प्राणायाम उसको नहीं करना है, इससे दौरे का खतरा रहता है। ठीक है, तो मुच्छा प्राणायाम नहीं करना है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। ये आएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। स्वामी रामदेव जी के सपनों का भारत कैसा हो? तो स्वामी जी क्या सोचे कि मेरे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए, ये उनकी इच्छा है। तो स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, स्वावलंबी भारत या उपर्युक्त सभी। तो स्वामी जी का सपना है तो उसमें से उपर्युक्त सभी, ये सही आंसर होगा। भारत स्वाभिमान संगठन के मुख्य लक्ष्यों में से निम्न में से कौन सा है? भारत स्वाभिमान संगठन के मुख्य लक्ष्यों में से एक निम्न में से कौन सा है? मतदान का बहिष्कार, सरकार का बहिष्कार,
स्वदेशी का बहिष्कार या विदेशी कंपनियों का बहिष्कार। तो सही आंसर है हमारा विदेशी कंपनियों का बहिष्कार। ठीक है, चलिए इसके बाद आएगा भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, रिद्धि, सिद्धि, मान, अपमान। ये निम्न में से क्या है? ये द्वंद्व है, ये सही आंसर होगा। ठीक है, ये क्लेश भी नहीं है, विघ्न भी नहीं है और यम भी नहीं है, ये द्वंद्व है। गंध कौन से महाभूत का गुण है? गंध कौन से महाभूत का गुण है? ये पृथ्वी का। इसका सही आंसर होगा पृथ्वी। महाभाष्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? पतंजलि, महर्षि पतंजलि। चित्त की कौन सी अवस्थाओं से समाधि प्राप्त होती है? चित्त की कौन सी अवस्थाओं में समाधि प्राप्त होती है? एकाग्र व निरुद्ध, ये आपको मैंने पढ़ाया था। क्षिप्त है वे मूढ़ है, एकाग्र व क्षिप्त है, विक्षिप्त है या निरुद्ध है, ये सप्तामसी रजोगुण तमोगुण आ जाते हैं, नहीं होते। तो एकाग्र व निरुद्ध अवस्था में चित्त की में अवस्था में हमारी समाधि, एकाग्र और निरुद्ध अवस्था में हमारी जब हम आ जाते हैं तब हमारी जो है समाधि लगती है। तो एकाग्र व निरुद्ध सही आंसर है, एकाग्र व निरुद्ध। योगः कर्मसु डैश डैश, है ना, डैश डैश आएगा यानी कि रिक्त स्थान। तो इसमें कई सारे होंगे, समाधि, योग कर्मसु समाधि, कर्माणि, वृत्ति निरोधा, लेकिन एक कौशलम भी होगा। तो इसमें आप क्या भरेंगे? कौशलम। योगः कर्मसु कौशलम। समय को जीतने वाली सर्व प्रमुख नाड़ी कौन सी है? सुषुम्ना, सही आंसर है सुषुम्ना। कौन से चक्र में ईड़ा और पिंगला का संगम होता है? कौन से चक्र में ईड़ा और पिंगला का संगम होता है? आज्ञा चक्र में। यही सुषुम्ना नाड़ी है ना, तो यहीं पे उनका मिलन होता है या संगम होता है, एक ही मतलब है। अनहद नाद कौन से चक्र से उत्पन्न होता है? अनहद नाद कौन से चक्र से उत्पन्न होता है? हृदय चक्र से। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणी धानानी, ये क्या है? डैश डैश आएगा खाली स्थान, और भी सब कुछ इसमें लिखा आएगा। यम है, धारणा है, तपः, तो नियमः, ये सब क्या है? नियमः। तो आप नियम भरेंगे उसमें, आपको याद होना चाहिए यम कौन से है, नियम कौन से है। ठीक है, तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणी धान, ये सब क्या है? नियम। विवेक, वैराग्य, सत्संग व मुमुक्षु कौन से योग का भाग है? तो ये ज्ञान योग का भाग है, ज्ञान योग। विवेक, वैराग्य, सत्संग और मुमुक्षु, ये जो है ज्ञान योग का भाग है। शहद के साथ निम्न में से क्या अपच्य है? घी, घी के साथ शहद मत लो, ठीक है ना। शहद के साथ निम्न में से क्या अपच्य है? घी। भोजन के पहले व तुरंत बाद जल पीने से निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? भोजन के पहले व तुरंत बाद जल पीने से निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? जठराग्नि मंद होती है, जठराग्नि तीव्र होती है, या भोजन शीघ्र पचता है, तेल भोजन से अलग हो जाता है। तो जब हमने पानी पहले पी लिया या बीच में पी लिया, बहुत से तो एक गस्सा खाया जाने टकता है क्या, फिर पानी पिया, एक गस्सा खाया, फिर पानी पिया, एक गस्सा खाया, फिर पानी पिया, तो क्या हो गया? जठराग्नि मंद हो गई। तो जठराग्नि मंद होती है, ये हमारा सही आंसर है। जैसे आप चूल्हे पे खाना बनाओ, अंगीठी पे खाना बनाओ, जाड़े आ रहे हैं तो बना ही लोगे भाई, मक्का वक्का की रोटी बनाओगे, या चलो गैस पे ही बना रहे हो, थोड़ा सा आप छिट्टा मार दो तो बंद हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अग्नि प्रज्वलित हुई हुई अग्नि जो है वो बंद हो जाती है, मंद हो जाती है। एक सेकंड जरा।
चलो कोई बात नहीं, वो अभी बाद में आ जाए। चलिए, ब्रह्म मुहूर्त का समय कौन सा है भाई? 3 से 5, 4 से 5, 3 से 6 या 6 से 7। अब बहुत से तो कह देंगे 6 से 7, वो उठते ही ऐसे हैं। तो 4 बजे से 5 बजे तक का हमारा जो है ब्रह्म मुहूर्त है। 4 बजे उठ जाओ। अब तो वैसे भी कार्तिक मास चल रहा है, कल से 4 बजे उठ कर नहाओ धो। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? उसमें कई सारी डिग्री दे रखी होंगी, 98.6, 36.9, तो हमारा कितना हो जाए? 97.9 या 8। ये हमारा सही आंसर होगा, वो जैसे भी आपको दे। ठीक है, 97.9। योग दर्शन की प्रणेता कौन है? महर्षि पतंजलि। योग दर्शन के प्रणेता कौन है? महर्षि पतंजलि। योग के कितने अंग हैं? 8। प्रथम चक्र कौन सा है? मूलाधार चक्र। प्रथम चक्र कौन सा है? मूलाधार चक्र। सूर्य स्वर नासिका के किस ओर होता है? दाहिनी ओर। सही आंसर, दाईं ओर। सूर्य नमस्कार में तीसरी क्रिया कौन सी है? पाद हस्तासन। नवी भी पूछ सकते हैं आपसे, बार भी पूछ सकते हैं, चौथी भी पूछ सकते हैं, पहली भी पूछ सकते हैं, दूसरी भी पूछ सकते हैं, कोई सी पूछ सकते हैं। इसलिए आपको सूर्य नमस्कार के सारे नाम याद होने चाहिए। प्रणाम आसन, ऊर्ध्वस्तासन, पाद हस्तासन, ये सब याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो जब याद होगी तो आप फटाफट लिख के गिन के आप देख लेंगे कि कौन सी स्थिति है ये। चलो, छानना कौन सी अंग का प्रमुख कार्य है? छानना। हृदय है, गुर्दे है, लीवर है ना। छानना कौन से अंग का कार्य है? फेफड़े। फेफड़े जो है छानने का कार्य करते हैं। प्रथम चक्र मैंने आपको बता ही दिया, ये बता दिया, सूर्य नमस्कार का बता ही दिया। थायराइड के रोग के उपचार हेतु कौन सा प्राणायाम करना चाहिए? उज्जाई। प्राथमिक चिकित्सालय से क्या तात्पर्य है? रसोई घर। हमारा रसोई घर प्राथमिक चिकित्सालय। न मैं भक्त प्रणशयति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, यह कथन किस पुस्तक में लिखी है? श्रीमद् भगवत गीता में। ठीक है, मेरा भगवान कृष्ण ने कहा है ना, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, तो श्रीमद् भगवत गीता में। प्राणवायु के रूप में हम कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, प्राणायाम की कितनी प्रक्रियाएं हैं? 8 प्रक्रियाएं, जो अभी बताए थे प्राणायाम में 8 हमारे। हमारा शरीर के 5 तत्वों से बना है, ये सही आंसर है, सत्य है ना। इसमें पूछ भी सकते हैं ये सही है या गलत है, सत्य है या असत्य है, किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, सत्य है। चित्त वृत्ति निरोध योगः, ये भी सत्य है। मधुमेह रोग में मंडूकासन हानिकारक है, यह सत्य है। भाई मधुमेह है तो हमें तो मंडूकासन करना होगा। अगर मधुमेह रोग में मंडूकासन हानिकारक है, असत्य। परम श्रद्धेय स्वामी जी का प्रमुख कथन है अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। स्वामी जी प्रतिदिन बोलते हैं अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते जाइए, तो ये सत्य है। हमारे शरीर में 8 चक्र है, सत्य है। कर्क का बुध यानी कि कैंसर त्रिदोषक बीमारी नहीं है, ये जो है असत्य है, त्रिदोषक बीमारी है, असत्य। वात पित्त कफ प्रमुख 3 दोष है, सत्य है। वात पित्त कफ 3 प्रमुख दोष है, सत्य है। मुख्य प्राण 5 होते हैं, ये भी सही है। 72,72,10,201 नसें नाड़ियां हमारे शरीर में है, यस, ये भी सही है। हर बहेड़ा आंवला, इन तीनों के संभाग के मिश्रण को क्या त्रिफला कहते हैं? यस, सही है।
ठीक है। समाधि पाद में कितने सूत्र हैं? समाधि पाद में कितने सूत्र हैं? 51, 51। साधन पाद में कितने सूत्र हैं? 55, 55। हमारे पतंजलि के कितने ट्रस्ट है? अभी आपको बताया ना कितने ट्रस्ट काम कर रहे हैं हमारे, पढ़ाया था उस दिन 5। दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट, पतंजलि, भारत स्वाभिमान, ये सब पढ़ाया था ना। तो कितने ट्रस्ट है? 5। दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना कब हुई? 5 जनवरी 1995। 5 जनवरी 1995, 1995। ये अच्छे से याद कर लेना, ये इनमें से आएंगे, ठीक है। पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट, दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना मैंने बताई। दिव्य मंदिर योग ट्रस्ट की स्थापना 5 जनवरी 1995 की हुई। पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की स्थापना 4 फरवरी 2005 को हुई। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की स्थापना 5 जनवरी 2009 को हुई। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना 4 अगस्त 2010 को हुई। थोड़ा सा धीरे धीरे दिव्य योग मंदिर सब लोग बंद कर दीजिए, एक बार दोहरा देती है। दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना 5 जनवरी 1995 है ना, 1995। और पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की स्थापना कब हुई? 4 फरवरी 2005। 4 फरवरी 2005। और भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की स्थापना, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की स्थापना 5 जनवरी 2009। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना 4 अगस्त 2010। रिसर्च फाउंडेशन की 4 अगस्त 2010। और 5वां है हमारा पतंजलि ग्रामोद्योग ट्रस्ट, इसकी हुई है 5 जनवरी 2011। ये याद कर लेना सब अच्छे से। हो गया? किसी का छूटा तो नहीं इसमें से? मैम लास्ट वाला पतंजलि ग्रामोद्योग की 5 जनवरी 2011। सबका हुआ? ये सब आपको आना चाहिए। पतंजलि योग सूत्र में एक बार नस नाड़ी बता दीजिए। क्या बताओ? नस नाड़ी की संख्या। नस नाड़ियां कितनी है? 72 करोड़ 72 लाख 10,201। 72 करोड़ 72 लाख 10,201। प्रणव शब्द का उपयोग किसके लिए किया गया है? प्रणव शब्द का उपयोग, कई सारे ऑप्शन होंगे, तो प्रणव शब्द का उपयोग ओम के लिए प्रयोग किया गया है। कौन से यम नहीं है? सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य या स्वाध्याय? तो स्वाध्याय जो है वो यम नहीं है, इसलिए आपको यम और नियम 5-5 है ना, यम भी 5 है, नियम भी 5 है, तो ये आपको पूरे रटे होने चाहिए, आएंगे ये, ठीक है। तो यम कौन सा? स्वाध्याय जो है यम नहीं है। और निम्न में से कौन सा नियम है? अब नियम भी छाटने को आ सकता है, अपरिग्रह है या सत्य है या ईश्वर प्राणिधान। तो ईश्वर प्राणिधान जो है हमारा नियम है। समझ में आया ना आपको? नियम भी पूछ सकते हैं और यम भी पूछ सकते हैं कि इसमें से यम और नियम मिला के दे देंगे, इसमें से कौन सा यम है कौन सा नियम है। कितने कितने हैं? 5-5 है। नियम भी 5 है और यम भी 5 है। पतंजलि योग सूत्र में आसन का क्या स्वरूप है ना? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। कहते हैं ना कि किसी भी आसन में बैठो आप, अच्छी तरीके से बैठना चाहिए जिसमें आप ज्यादा देर तक बैठ सको। तो क्या है? स्थिर सुखम,
आसनम, ठीक है ना। उसमें होगा स्थिर ध्यान आएगा, स्थिर लाभ है, स्थिर दृष्टि है या स्थिर सुखम है। तो पतंजलि योग सूत्र में आसन का क्या स्वरूप है? स्थिर, ठीक है। प्राणायाम में स्तंभ वृत्ति का क्या अर्थ है? प्राणायाम जो हम करते हैं ना, स्तंभ वृत्ति का क्या अर्थ है? श्वास को रोकना, ये सही आंसर है। स्तंभ वृत्ति यानी सांस का रोकना। प्रत्याहार का क्या अर्थ है? प्रत्याहार का क्या अर्थ है? ज्ञानेंद्रियों का अंतर्मुखी हो जाना, ये सही आंसर होगा, ठीक है। ज्ञानेंद्रियों का अंतर्मुखी हो जाना प्रत्याहार का पूछेंगे, अगर आता है आपका क्वेश्चन कि प्रत्याहार का क्या अर्थ है, तो ज्ञानेंद्रियों का अंतर्मुखी हो जाना। तो यम नियम तो आपको पता ही है, सब आप याद कर ही लेना। अहिंसा, सत्य, आस्ते, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये हमारे यम हो गए। शौच है, संतोष है, तप है, स्वाध्याय है और ईश्वर प्राणिधान, ये हमारे नियम हो गए, ठीक है। दायां स्वर क्या कहलाता है? ये भी आ सकता है। दायां स्वर क्या है? पिंगला। दाएं स्वर को क्या कहते हैं? पिंगला। और बाएं स्वर को क्या कहते हैं? ईड़ा। पिंगला, ईड़ा, ये सुषुम्ना है हमारा। आगे चक्र में दीदी दोबारा बोलना। क्या 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 बोलूं? दोबारा बताओ। ये स्वर दाएं स्वर, क्या बोलूं? दाएं स्वर को बोलते पिंगला। 3 नाड़ियां है ना हमारी, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, 3 नाड़ियां है ना। तो दायां स्वर हो गया पिंगला और बायां स्वर हो गया हमारा ईड़ा। छोटी ई और आ उसमें लिखा हुआ आएगा सर। और सुषुम्ना हमारी ये नाड़ी बीच में आगे चल। सांस अंदर लेना, सांस अंदर लेना क्या कहलाता है? पूरक। इसमें गलत गलत भी होंगे, तो सांस अंदर लेना पूरक और बाहर निकालना रेचक। सांस अंदर रोकना कुंभक, और जब हम ज्यादा देर तक रोक के रखते हैं तो अंतः कुंभक, और बाहर रोक के रखते हैं तो बाह्य कुंभक। हाँ, हुआ सबका कंप्लीट? ये अच्छे से याद कर लेना। दोबारा बताना। ये तो कुंभक वाला सांस अंदर लेना पूरक, पूरक। सांस अंदर लेना पूरक, बाहर निकालना रेचक, अंदर रोक के रखना कुंभक। और जब कहते हैं ना कि बहुत, जब हम ज्यादा देर तक अंदर सांस को रोकते हैं तो अंतः कुंभक कहलाता है। जब थोड़ी देर रोकते हैं तो कुंभक, ज्यादा देर तक सांस को रोक के रखते हैं तो अंतः कुंभक, और बाहर सांस को रोक के रखते हैं तो बाह्य कुंभक। जो करते हैं ना बाह्य प्राणायाम में, बाहर ज्यादा देर तक रोक के रखते हैं ना, तो वो बाह्य कुंभक हो गया। ऐसी ईड़ा हमारा क्या हुआ? ईड़ा क्या हुआ हमारा? चंद्र स्वर। और पिंगला क्या हुआ? सूर्य स्वर। ये भी आ सकता है। दाया, ठीक है, दाया स्वर हो गया हमारा सूर्य और ये हो गया चंद्रमा। तो इसको ईड़ा और पिंगला के नाम से भी आ सकता है कि दाया और बाया, ठीक है। पतंजलि योगपीठ प्रथम चरण का उद्घाटन कब हुआ? पतंजलि योगपीठ, देखो, पतंजलि योगपीठ प्रथम चरण का उद्घाटन कब हुआ? 6 अप्रैल 2006। कई सारे इसमें ऑप्शन होंगे। 6 अप्रैल 2006 का उद्घाटन हुआ था, ठीक है भाई। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बस आप टिक करते जाना, फटाफट हो जाएगा आप लोगों को, आधे घंटे में हो जाएगा। धारणा का वर्णन, धारणा का वर्णन अष्टांग योग में कौन से स्थान पर है? ये थोड़ा बंद कर लीजिए भाई, किसका खुला हुआ है? माइक बंद कर लो, फिर आवाज से ना किसी को क्लियर नहीं आएगी, ठीक है ना। सुमित भी है कोई, उन्होंने भी खोल रखा है, बंद कर दीजिए भाई। सुमित की आईडी से कौन जुड़े हुए हैं? बंद कर दो। सुशीला जी आप बंद कर दीजिए उधर से, और राजेश्वरी जी आपका भी खुला हुआ है, बंद करिए माइक।
सुमित जी आप बाइक पे चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं? बंद करिए। सुशीला जी आप बंद कर दीजिए, सुन ही नहीं रहे हैं। देखो टाइम होता जा रहा है। देखिए धारणा का वर्णन अष्टांग योग में कौन से स्थान पर है, ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर आपको याद होगा तो धारणा ध्यान समाधि कौन से नंबर पे है? 6ठे नंबर पे। कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। योगा चित्त वृत्ति निरोधा किस ग्रंथ में उपलब्ध है? योगा चित्त वृत्ति निरोधा यह पतंजलि योग सूत्र में, पतंजलि योग दर्शन में। पतंजलि योग दर्शन आपको पढ़ाया था, तो योगा चित्त वृत्ति निरोधा पतंजलि योग दर्शन में। हमारी चित्त की वृत्तियां कितनी होती है? चित्त की वृत्तियां कितनी होती है? 5। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ठीक है, ये हमारी 5 वृत्तियां। इनको लिख लो, नहीं तो आप पहचान कैसे पाओगे? प्रमाण, भाई आप जो है सुमित जी क्यों दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं? खुद तो आप पढ़ भी नहीं रहे हैं और दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। सुशीला जी आप सुन रहे हैं? आप बंद क्यों नहीं कर रहे हो उधर से? सुशीला जी कहीं चली गई लगता है, कौन साल को। ये सुमित की आईडी से कौन जुड़े हुए हैं? तो नहीं सुन रहे भाई। आप लोगों को साफ आवाज आ रही है? कट कट के मैम आ रही है। अब ये इन्होंने हॉर्न की बात ठीक है। हाँ, तो वो आप बंद करिए, आपके या तो गाड़ी पे है कहीं। अरे सुशीला जी बंद करेंगी ना, उन्होंने खोला है ना लिंक। और ये भी शायद कहीं चली गई होंगी, खोल खाल के सुन नहीं रही है। ये 5 प्रमाण बताइए। हाँ, प्रमाण पहला है प्रमाण, दूसरा है विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ठीक है, दूसरा क्या बात? 5 हमारी प्रमाण के बाद में प्रमाण के बाद में विपर्य, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। वृत्तियों का निरोध कैसे होता है? डिस्टर्बेंस हो रहा है, जिसने भी खोल रखा है माइक बंद कर दो अपना प्लीज। दीदी आप बंद कर दीजिए, विनीता दीदी आप ही बंद कर। मैं नहीं कर सकती ना, लिंक मैंने नहीं खोला। मैं कर सकती हूँ क्या? दीदी आप करके देख लीजिए। वैसे तो नहीं, जो लिंक खोलता है ना वो बंद कर सकता है। सुमित शर्मा है ये कोई। नहीं मेरे से नहीं होगा, बाप रे। नहीं ये तो वो ही कर सकती है सुशीला जी, और वो सुन ही नहीं रही है। वो खोल के ही कहीं चली गई है लगता है, मोबाइल ही रख दिया। आप चलिए आप जैसा सुनो। निम्न में से कौन सा क्लेश नहीं है? पेपर शाम को नहीं होगा, सुबह ही होगा। हाँ, निम्न में से कौन सा क्लेश नहीं है? देखो फटाफट, निम्न में से कौन सा क्लेश नहीं है? अस्मिता, द्वेष, अभिनिवेश, ये तो क्लेश है। प्रमाण सही आंसर है, प्रमाण जो है वो क्लेश नहीं है। वैर त्याग की भावना किससे जागृत होती है? वैर त्याग की भावना किससे जागृत होती है? अहिंसा से। सही आंसर है अहिंसा। महाव्रत किसे कहा गया? महाव्रत समाधि को। ये अभी शायद ये अभी जुड़े हैं खत्म होने पे, और तभी से ये इन्होंने खोल दिया माइक अपना। महाव्रत किससे कहा गया है? समाधि को। निम्न में से कौन सा अंग क्रिया योग है? निम्न में से कौन सा अंग क्रिया योग का है? तप का। तप सही आंसर होगा, तप। मन की सूक्ष्मता प्राप्ति में कौन सा अभ्यास उपयुक्त है? प्रत्याहार का। मन की
सक्षमता प्राप्ति में कौन सा अभ्यास उपयुक्त है? प्रत्याहार। घेरण संहिता में वर्णित योग के कितने अंग हैं? घेरण संहिता में वर्णित योग के कितने अंग हैं? 7 है। तो 7 है, जैसे षटकर्म हो गया, एक आसन हो गए, मुद्रा है, प्रत्याहार है, प्राणायाम है, ध्यान है और समाधि है। ये 7 अंग हैं इसके, ठीक है ना। अध्याय कह लो या अंग कह लो, 7 अंग या अध्याय, ठीक है। और ये आंसर ये जरूर लिखिए आप, घेरण संहिता के रचयिता कौन है? महर्षि घेरंड, ठीक है ना। घेरण संहिता के रचयिता कौन है? महर्षि घेरंड। और घेरण संहिता में किस योग का वर्णन है? घेरण संहिता में किस योग का वर्णन है? हठ योग का वर्णन है। त्राटक में से निम्न में से, कहते हैं त्राटक में से निम्न में से क्या लाभ होते हैं? उसमें कई सारे लाभ भी होंगे। आंखों की रोशनी बढ़ती है, मन की चपलता दूर होती है, त्राटक से गहरी निद्रा भी आती है, या गहरी निद्रा जब आती है तो उसमें से आनंद की प्राप्ति होती है, या उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी सही आंसर है। जब त्राटक करते हैं ना तो इसमें से सब सही है। तो आंखों की रोशनी भी बढ़ती है, गहरी निद्रा भी आती है, आनंद की अनुभूति भी होती है, ठीक है। दीदी फिर से रिपीट कर दीजिए एक बार यही वाला क्वेश्चन। कौन सा? त्राटक वाला? हाँ। त्राटक में निम्न में से क्या लाभ होता है? त्राटक करने से निम्न में से क्या लाभ होता है? आंखों की रोशनी बढ़ती है, दूसरा है मन की चंचलता दूर होती है, तीसरा है त्राटक से गहरी निद्रा का आनंद मिलता है, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो चौथा आंसर सही है, उपर्युक्त सभी। हठ योग में कितनी शोधन क्रियाएं हैं? 6। हठ योग में कितनी शोधन क्रियाएं हैं? 6। जल्दी जल्दी कर लो, टाइम भी हो रहा है। सूत्र नेति से कौन सा रोग ठीक होता है? साइनस। जाते ना अंदर, करके दिखाया होगा। सूत्र नेति से कौन सा रोग ठीक होता है? साइनस। कब्ज भी होगा, बवासीर भी होगी, गैस्ट्रिक भी होगा, नहीं, हमारा साइनस ठीक होता है सूत्र नीति से। और कुंजन क्रिया किसको नहीं करनी चाहिए? कुंजन क्रिया करते हैं ना, खूब सारा पानी पी लेते हैं और फिर मुंह में उंगली डाल के जो उल्टी करते हैं, वमन करते हैं, वो कहलाती है कुंजन क्रिया। तो वो किसको नहीं करनी चाहिए? जिसको हृदय रोग हो। हृदय रोगी को कुंजन क्रिया नहीं करनी चाहिए। पूज्य स्वामी जी द्वारा निर्देशित मुख्य, हाँ आगे से लगा जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। पूज्य स्वामी जी द्वारा निर्देशित मुख्य कितने प्राणायाम है? 8। और पूज्य स्वामी जी निर्देशित द्वारा सहयोगी प्राणायाम कितने हैं? 9, ठीक है। 9 सहयोगी हो गए, 8 वैसे हो गए, ठीक है। ओम दीदी, ये सूत्र नीति से कौन सा रोग बताया था? साइनस। और उसके बाद कौन सा क्वेश्चन था? यही था बस। अच्छा, ये कुंजन क्रिया किसको नहीं करनी चाहिए? कुंजन क्रिया, हिमानी बंद करो भाई। कुंजन क्रिया किसको नहीं करनी चाहिए? हृदय रोगी को, हृदय रोगियों को। हाँ, चलिए लगभग मैंने आपको सभी प्रश्न बता ही दिए हैं, ठीक है ना। महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान सारे प्राणायाम आपको बताई दिए हमने। लौकी का जूस का बताई दिया है, ठीक है ना। गोमूत्र व, हाँ ये और लिख लीजिए आप, गोमूत्र व गोदुग्ध से। अरे उर्मिला जी, आपके पास सुशीला जी का नंबर है तो उन्हें फोन करो जरा, कहो कि इनको बंद करें।
जरा अपना मोबाइल देना मुझे, अपना मोबाइल देना। उर्मिला जी आपके पास है उर्मिला जी उनका सुशीला जी का नंबर? हाँ, लौकी का जूस किस बीमारी के लिए लाभकारी है? हृदय रोग एवं उच्च रक्तचाप के लिए। गोमूत्र व गोदुग्ध में मुख्य रूप से कौन सी बीमारी में लाभकारी है? गोमूत्र व गोदुग्ध, गाय का दूध जो पीते ना, देसी गाय का। हृदय रोग एवं बीपी जिनको हाई रहता है उसके लिए। सुमित जी आप सुन लीजिए भैया, अभी मैं थोड़ा मोबाइल से दूसरे मोबाइल से मैं थोड़ा दूसरे मोबाइल। अरे दीदी मैं करने का प्रयास कर रही हूँ, हो नहीं रहा मेरी कब से, मैं कर रही हूँ। अरे आप तो थी नहीं ना, हाँ कर रही थी ना कुछ कर रही थी इतनी देर से। आपको बैठना चाहिए ना, कोई दिक्कत आ जाती है कुछ आती है तो। मैं बैठी मेरी भी आवाज डिस्टर्ब कर रहा है वो जरा, और मैं करने की प्रयास कर रही हूँ, हो नहीं। आप थे नहीं, मैंने कितनी आवाजें लगाई, आप थे नहीं, मोबाइल के पास नहीं थे आप। तो आप दाब दो वहीं से तीन बिंदु जो आ रहे हैं ना साइड से, जो आ रहे हैं तीन और जो आ रहे हैं उसको बंद कर दो। लौकी जूस से लाभ बताया था उसने। हाँ, हृदय रोगी के लिए मैम, और जिनको बीपी हाई रहता है, जिनको बीपी हाई रहता है ना, गर्भवती महिला के लिए क्या बताया था? है गर्भवती महिला को क्या करना चाहिए, क्या बताया था? अरे वो तो बहुत पीछे क्वेश्चन रह गया। गर्भवती महिला को कौन से प्राणायाम नहीं करने चाहिए, वो था क्वेश्चन। एक क्वेश्चन छूट गया, गौमूत्र में गोदुग्ध। कोई बात नहीं, कोई बात, छूट गया तो छूट जाने दो, जो रह गया सो रह गया, ठीक है ना। वो मूत्र, अच्छा वो दूसरा बैल हो रहा है, वो मूत्र व गोदुग्ध मुख्य बीपी हाई और से कौन सी बीमारी में लाभकारी है? तो हृदय रोग एवं उच्च रक्तचाप में, ठीक है। दीदी ईड़ा पिंगला के बीच में सुषुम्ना है। हाँ, बीच में सुषुम्ना है, ये ईड़ा है, ये पिंगला है, सीधा पिंगला, उल्टा जो है ईड़ा। दीदी प्लीज एक मिनट पूछ रही है, क्या क्वेश्चन आंसर खत्म हो चुके और है? बस देख रही हूँ, दो चार अगर है तो देख लूँ, वरना मैं तो लगभग सब बता ही दिए। जी है ना, लगभग सब। दीदी लौकी का जूस किसके लिए बताया था आपने? बीपी जिनको हाई रहता है। दीदी हृदय रोगी और उच्च रक्तचाप। ना ये तो सब लगभग हो ही गया है, ठीक है। चलिए एक ये और कर लीजिए, ये और सुन लीजिए, लगभग सब हो गया है। हाँ, ये देखिए, योगाभ्यासी के लिए आपको बताया था ना, साधक और बाधक तत्व आपको आपने पढ़ाए थे, तो वाला क्वेश्चन और लिख लीजिए। योगाभ्यासी के लिए बाधक तत्व कौन से हैं? देखिए प्रश्न, योगाभ्यासी के लिए बाधक तत्व कौन से हैं? प्रजल्प व नियम ग्रह, देखो प्रजल्प व नियम ग्रह, अत्याहार या प्रयास, जनसंग व लौल्य, उपर्युक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा उपर्युक्त सभी। योगाभ्यास के लिए ये सब जो है बाधक तत्व है। अब ये बताइए, मुच्छा प्राणायाम में बाह्य कुंभक लगाया जाता है? असत्य। मुच्छा प्राणायाम में बाह्य कुंभक लगाया जाता है, असत्य, ये गलत है। एक्यूप्रेशर शब्द का अर्थ दबाव नहीं होता, ये भी असत्य है। एक्यूप्रेशर शब्द का अर्थ दबाव नहीं होता, ये असत्य है। अंगुष्ठ अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, अंगूठा अग्नि तत्व का, ये सत्य है। अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, ये सत्य है। एल्यूमिनियम के बर्तनों में भोजन पकाना हानिकारक है, ये भी ये गलत है, ये है ना, उसमें पकाना हानिकारक है, ये सत्य है। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, ये भी सत्य है। जल नीति करने से नजला जुकाम ठीक होता है, ये सत्य है, ठीक है। चलिए अब आपको मैंने काफी सारे क्वेश्चन, लगभग 100 के लगभग तो मैंने अब तक बता ही दिए होंगे।
100 के लगभग मैंने आपको बता दिए हैं। दीदी जल नीति से पहले कौन सा प्रश्न था? अब इतना नहीं, मैं तो पता नहीं कहाँ से समझा रही हूँ ना, मुझे पता नहीं। अभी जस्ट बोला है आपने अभी। एल्यूमिनियम में भोजन बनाना हानिकारक है। अच्छा बता दो भाई। एल्यूमिनियम के बर्तन में भोजन बनाना हानिकारक है। हानिकारक है, ये सत्य है या असत्य है? ये सत्य है या असत्य है? सत्य है दीदी। नहीं बनाना। जिसके घर में बर्तन हो उसमें छेद करके क्या करोगे? मिट्टी डाल के पौधा लगा दो, ठीक है। और जल नीति करने से नजला जुकाम ठीक होता है। ये सत्य है या असत्य? ये सत्य है, ठीक है। और हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, ये भी सत्य है। चलिए अब आपको सबको काफी क्वेश्चन पता चल गए हैं। इसी तरीके से आपके प्रश्न आएंगे, वो अदल बदल के कैसे भी किस तरीके से देते हैं, तो आप याद करिए। अभी आपको 2 दिन का समय है। अब आपकी इस ग्रुप में और डाल देंगे। कल 19 तारीख है ना, कल 19 और 20 2 दिन की आपकी छुट्टी रहेगी। और 21 तारीख की मॉर्निंग में सुबह 5:30 बजे जैसे आप जुड़ते हो हमेशा, वैसे ही आपके इसी ग्रुप में जिसके माध्यम से आप रोज जुड़ रहे हैं, अभी भी जुड़े हो, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। 20 तारीख को डाल देंगे लिंक। 21 की सुबह को आपको लिखित पेपर होगा। 19-20 आपको लिखित पेपर के लिए हम तो लोग तो बस अभी मिल रहे हैं, हो सकता है उस दिन मिले या नहीं मिले। 21 तारीख को आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं लिखित पेपर के लिए भी, ठीक है। और भाई हम लोगों का एक परिवार था, हम सब लोग जुड़े हुए थे। वास्तव में बहुत बुरा लग रहा है कि अब सब हम लोग मतलब परिवार तो हो गया, मिलेंगे तो है, लेकिन अब क्योंकि 25 दिन के लगभग होने जा रहे हैं, हम सब लोग सुबह भी शाम भी इस समय मिलते थे और ये लगता था चलो भाई 5 बज गए जुड़ना है, 5:30 बज गए जुड़ना है। तो कुछ अंदर कहते हैं ना, अच्छा नहीं लग रहा, जैसे कोई घर से मेहमान चला जाता है ना, खाली खाली सा लगता है, ऐसा ही लग रहा है। अनुभूति बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि खाली खाली सा जैसा हो जाता है। हाँ दीदी, हमने बहुत खराब लग रहा है, क्योंकि हम लोगों को भी पता ना कॉलेज वाली फीलिंग आई इस समय। हाँ बिल्कुल आई होगी, बिल्कुल आती है। क्योंकि शादी को 30 साल हो गए, 30 साल के बाद कॉलेज फिर से जिया है। फिर से जिया है और अच्छे से जिया है अब, है ना। घर पे बैठे बैठे कितना अच्छा लगा। हाँ मुझे लगा था 25 दिन बहुत है, लेकिन पता नहीं चले कहाँ निकल गए। हाँ कहाँ निकल गए वास्तव में। तो बिल्कुल भी बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है खाली खाली सा। मेरे को तो फीलिंग ऐसी हो रही है। नहीं, हमने सोचा था कि हम 50 के हो गए, अब क्या योग करेंगे। और जब मैम को देखा तो आई राम, मैंने कहा हम तो बहुत छोटे हैं। और क्या, वाह, मैं कह रही 50 की हो गए, 51 की हो गए, अब क्या योग करेंगे। सही नहीं करो। 60 के 80 84 साल के जो है, बहनें भी है, बहुत से भाई भी है, जुड़े हुए हैं। क्योंकि योग तो यंग बनाता है ना, योग तो कभी बुढ़ा होने ही नहीं देता। तो मैंने तो ग्रुप पे ही देखा, बालों की बात अलग है। देखिए बाल तो समय से सफेद होते ही हैं, लेकिन भाई महिलाएं क्या, महिलाएं तो सवर के रहेंगी। जब महिलाओं को देख पुरुष भी रहते हैं, तो बालों तो आजकल छोटे छोटे बच्चे पैदाइशी सफेद बालों के हो रहे हैं, उसकी कोई मतलब नहीं है। लेकिन योग हमेशा हमें यंग रखता है। बस ये लेके चलिए, जरा सी भी तबीयत खराब हो जाए उसमें हमें विचलित नहीं होना है, हमें अपना योग करना है। अपने घर में ही बैठ के करो, धीरे धीरे सूक्ष्म आसन ही कर लो, चाहे कुछ नहीं तो धीरे धीरे अनुलोम विलोम ही कर लो। लेकिन अपना पीरियड के समय भी अपना योग मत छोड़ना। अगर आपने 1 हफ्ते नहीं किया ना, तो आपका पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है। उसमें आप केवल कपालभाति, मंडूकासन और वायु अग्निसार क्रिया तो नहीं करेंगे, आप भस्त्रिका करिए, अनुलोम विलोम करिए। दीदी इसमें मेनोपॉज में क्या करना चाहिए? क्यों हो रहा है क्या? अरे मैम दीदी इतना परेशान हूँ, मेरी पूरी बॉडी में पेन, D3 कम, सब डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा केले खाओ, केला मैं काफी टाइम से 5-6-7 साल हो गए मुझे, और 6-7 साल से सब हार्मोन डिस्टर्ब सब चल रहा था। तो उसकी जगह ये स्वामी जी की पतंजलि की है दिव्य स्त्री रसायन जी, और दिव्य स्त्री रसायन वटी है 1 गोली, और एक गोली और है रजह प्रवर्तनी वटी। जी जी जी, रजह प्रवर्तनी वटी। इसमें से अगर ज्यादा है तो 2 गोली, नहीं तो 1 गोली दोनों में से मिला के सुबह और शाम ले लो। जी जी, इससे बहुत आराम मिलेगा। पूरी बॉडी बेकार हो रखी है। D3 तो 3 पॉइंट ही रह गया है मेरा, 3, जबकि कितना कितना होता है।
नहीं लो, और हरी सब्जियों का प्रयोग ज्यादा करो। मूंग की छिलके की दाल ज्यादा खाओ। हाँ वो तो सब खाती हूँ मैं, है ना। हरी सब्जियों का प्रयोग करो। अब गाजर आ रही है, उसका रस वगैरह पियो, है ना। गाजर है और पुदीना है, और ये जो होता है तुम्हारा ये सोया नहीं, चुकंदर। हाँ चुकंदर, इसका रस सभी पियो। ये बहुत फायदा करेगा। तो सर्दी वैसे भी आ रही है। जी। गाजर के रस में 1 कप गाजर का रस है, जैसे गुनगुना कर लो, उसमें आधा चम्मच घी डालो, गरम करके आधा चम्मच देसी घी डाल लो। जिसको कमर में दर्द है तो कमर का दर्द भी सही होगा। जी बहुत फायदा करता है गाजर का रस। जी। चलिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। बहुत अच्छे हैं आप लोग पढ़ाते थे ना, तो मेरे हस्बैंड भी पास में, क्योंकि दोपहर को क्लिनिक नहीं जाते, घर पे ही रहते हैं। वो आयुर्वेद के हैं, BAMS है, पीलीभीत से किया है उन्होंने। वो 35 साल हो गए उन्हें प्रैक्टिस करते करते, तो मुझे बताते रहते थे, बोले ये भी मैंने पढ़ा है, ये भी मैंने पढ़ा है। वो तो सब आयुर्वेदिक है ना, तो बताइए। आयुर्वेदिक वाली तो सफाई की ना मैंने, तो मुझे वो मिला अष्टांग चक्र। मेरे यहाँ बहुत सारी किताबें आयुर्वेद की रखी हुई हैं, ये सब कुछ है उसमें। हाँ, वो बताते रहते, कह रहे ये भी हमने पढ़ा है, ये भी हमने पढ़ा है। डॉक्टर है, फिर आयुर्वेद के डॉक्टर है, तो सभी पढ़ा है ना। ठीक है, आप लोगों से आपकी स्माइल बहुत अच्छी लगी। चलो कोई बात नहीं। अभी देखते हैं, एक आपके एग्जाम हो जाएगा, इसी ग्रुप के माध्यम से फिर एक सेशन और रखेंगे अपने अपने मन की बात कहने का। आपको कैसा लगा सत्र में, है ना। तो सब अपने अपने अनुभव बताएंगे, एक सत्र दीदी से कह के वो रखेंगे शाम के टाइम में। जी दीदी, किसी भी कभी आपकी याद आए तो आपसे फोन से बात हो सकती है। अरे क्यों नहीं, हम तो एक परिवार के हैं। अब तो देखो सब लोग कहाँ से जुड़े हुए हैं, सब जगह हम तो पहुंचेंगे, है ना। और जब अपना पतंजलि परिवार है, तो किसी और के घर रुकने की जरूरत ही नहीं है ना। बिल्कुल, फोन करेंगे, आइएगा आप। बिल्कुल आएंगे। अपना परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है अपना। हाँ बिल्कुल, आप बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप बता दीजिएगा, अपना नाम बताएंगे और बताएंगे कि अभी पीछे शिविर हुआ था दीदी, उसमें से हम बोल रहे हैं, थोड़ा सा ये बताना पड़ेगा। दीदी एक बार सुनिए, सभी लोग सुनिए। मैं तो शादी के 45 साल बाद कर रही हूँ जी पढ़ाई। मेरी शादी को 45 ईयर्स हो चुके हैं। अरे वाह, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये लग रहा होगा अभी हम नर्सरी के बच्चे हैं कि उसे कॉलेज जा रहे हैं, 12th में और BA में पढ़ रहे हैं, MA के स्टूडेंट हैं। बिल्कुल लगता है, फीलिंग्स आती है, बिल्कुल आती है। क्योंकि हमारे लिए तो जब हम पढ़ा रहे हैं, तो हमारे लिए तो सब बच्चे हो आप, जितनी भी एज हो किसी की, सब बच्चे हो हमारे। वैसे भी आप हमसे बहुत सीनियर है, बहुत सीनियर है। नहीं, आप चाहे कोई बड़ा जो पढ़ाता है, उसके लिए सब बच्चे हैं। स्वामी जी के लिए हम सब बच्चे हैं, पिता की तरह प्यार करते हैं। तो शेड्यूल बहुत अच्छा हो गया था हम लोगों का 25 दिन में। हाँ, अरे और क्या, बहुत अच्छा हो गया। आज तो कितना कुछ सीखने को मिला। देखिए इतने हाई स्टैंडर्ड से कहीं भी, देखिए ये तो खाली एक दान लिया गया है, जिसको आप सीरियसली ले। नहीं तो 1099 में क्या है, वो तो सीधा दान है। हम लोग तो सब निःशुल्क सेवा करते हैं, ये तो दान है। लेकिन इतना आपको हाई स्टैंडर्ड से पढ़ाई कहीं नहीं मिलेगी। उतना ही पैसा आप जमा कर दो, कहीं भी इतनी हाई स्टैंडर्ड की पढ़ाई नहीं मिलेगी। नहीं, आप 32,000 लग रहे हैं मैम। ओपन यूनिवर्सिटी 32,000 ले रहा है डिप्लोमा के 6 महीने के। हाँ बताइए फिर, जिसमें आपको एक चीज दूसरी बार, और उसमें से तो पूरा पक्का भी नहीं सिखाते। अरे फिर दोबारा आएंगे, हम लोग बिल्कुल पक्का कर देते हैं कि नहीं करिए। आप लोगों ने, जो हमने इतना सीरियस नहीं लिया, लेकिन मुझे आज बहुत फील हुआ। मैं थोड़ा बिजी रही, क्योंकि देसी का भी बर्थडे था, फिर हुई है ना, उसका भी बर्थडे था, उसी फंक्शन में लगे रहे हम लोग मेरठ में। फिर यहाँ ज्यादा अच्छी तरह से कर नहीं पाए, तो सीमा मैं करूंगी, सीमा जी के साथ रहती हूँ ना मैं, सीमा सिंह जी के साथ। तो मेरठ में ना, हाँ दीदी, ऐसा फील होता है वो तो लगता है। मेरे में तो बढ़िया है, साइंटिस्ट है वो एग्रीकल्चर में। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, सब लोग बहुत अच्छे थे इस बार, सब जुड़े। वास्तव में बहुत, हमें तो हर शिविर में इतना अच्छा लगता है, लेकिन लास्ट में जाके जब समाप्ति की ओर आता है ना, तभी फिर कहते ना कुछ होता है। 1100 रुपए में इंटर क्लास की याद दिला दी थी। आज अच्छा नहीं लगता, ऐसा लग रहा है क्या होने वाला है।
चलिए परसों देखिए अगर नहीं मैम, ये ना वैसे स्वामी जी से कहिए फीस थोड़ी ज्यादा कर ले, ज्यादा दान हो जाएगा। ठीक है। दीजिएगा। सुशीला जी ने आज लिंक डाला था, आपके चित्र भी लिए हैं उन्होंने, लिख के भी डालेंगी अपनी बहन सुशीला जी के साथ में। शांति पाठ कर लेते हैं, चलिए शांति पाठ कर लेते हैं, उसके बाद सत्य को विराम देते हैं। चलिए सभी लोग सीधे बैठ जाएंगे, शांति पाठ और कर लीजिए एक बार, लंबा गहरा सांस भरते हुए। ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। चलिए सभी को, उर्मिला जी आप भी लेफ्ट हो गई लगता है। चलिए सभी को ओम, सभी को प्रणाम। ओम दीदी, परसों आप 21 तारीख दीदी जरूर डाल दीजिएगा ग्रुप में। क्या डाल दे? मेंबर बनने वाला फॉर्म जो बोली थी। अच्छा हाँ, अच्छा मेंबर कौन सा, ये योग संदेश का जो बोली थी ना 1100-2100 जो वाला, अच्छा वो वाला 11,000 21,000 वो वाला जी 11,000 वाला जी। अच्छा ठीक है, फॉर्म भी डाल देंगे। आप कहाँ से हो?